Good afternoon, 11th class students. सर्वप्रथम मैं समस्त शिक्षक साथियों की तरफ से आप लोगों के द्वारा विगत दिवस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके द्वारा दिए गए शुभकामनाओं, संदेश एवं समस्त प्रकार के जो आप लोगों ने शिक्षक कम्युनिटी को मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जो हमारे इस विश्व गुरु देश भारतवर्ष में गुरु परंपरा चली आ रही है, उसके लिए ये हमारा देश शायद हमेशा विश्व गुरु का जो रूप लिए हुए है वो कायम रहेगा। आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को कायम रखेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रविकांत मिश्रा आज आपके समक्ष एक बार पुनः जो हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड जिसका कि नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका कि पार्ट फर्स्ट जिस पर कि हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे आज फिर रूबरू हुए हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें तो जो हमने पढ़ लिया था उसको जल्दी से रिकॉल कर लिया जाए और फिर आगे की क्लास पे ध्यान दें। तो देखिए, हम आउटलाइन की बात करें तो बोर मॉडल, मेन पोस्टुलेट, लिमिटेशन, सक्सेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, इस पर डिस्कशन हुआ था। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ द एटम, डुअल करेक्टर, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे हमने आपसे कहा, दैट मीन दे हैव द वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर, बिकॉज द सम फिनोमिना और सम phenomena or properties explained with the help of wave nature, but the some phenomena explained with the help of particle nature. That means the electromagnetic radiations have the dual character. इस पर हम डिस्कशन कर चुके थे। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेव। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी सम बेसिक टर्म अबाउट वेवलेंथ पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, वेव नंबर पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था और एम्पलीट्यूड, और हमने आपको एक टर्म और नया दिया था, है ना, कि जो मैक्सिमा है उसकी कितनी हाइट है या जो मिनिमा है उसकी कितनी डेप्थ है। तो इसको लेकर के और अगर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए और बात करें। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बस यही हमने डुअल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा नहीं एक्सप्लेन की जा पा रही थी, कुछ फिनोमिनास का एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए इसके बाद आई प्लैंक बॉडी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस था, हम पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन टू भी, मतलब इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर दूसरा हम लोगों ने एक वेव नेचर था, दूसरा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर था, ठीक है। तो लास्ट में ये कंक्लूड किया था हमने कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से ही हो पाता है और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर से ही हो सकता है। इससे हमने यही मान लिया था कि दैट मीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव द बोथ कैरेक्टर, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। सो नाउ दैट इज अभी यहाँ तक। इसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर डिस्कशन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी एक्टिव मेटल की सरफेस पर सनरेज गिराई जाती हैं तो उनमें सनरेज में जो फोटोन है, एनर्जी पार्टिकल हैं, वो जाकर उस मेटल की सरफेस पर जब स्ट्राइक करते हैं तो मेटल सरफेस पे जो मेटल एटम हैं उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इजेक्ट होकर के वो जाके हमारी बैटरी या कोई भी डिवाइस है उसको रन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको लेकर के, तो अभी जो है हमने
यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था, अब इसको आगे कंटिन्यू करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो वीडियो है वो भी हम आपको यूट्यूब पर डाल देंगे, आप उसमें देख पाएंगे ठीक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द मेटल। जैसे ही मेटल की सरफेस पे बीम ऑफ लाइट गिरती है उसी समय, सोलर प्लेट आपने देखी होगी, तो उसी समय उसकी सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जैसे जब धूप बहुत तेज है तो आपने देखा होगा, हमने कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपने इसी लैब के अंदर, अभी हम केमिस्ट्री लैब में बैठे हुए हैं, और कई प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, सोलर ड्रायर, सोलर से तमाम चलने वाली डिवाइसेस, कई बार आपने बाहर रखा हुआ भी देखा होगा। तो हमने ये देखा है उसमें कि जब धूप बहुत तेज होती है तो फिर क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनती है। लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब क्लियर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्या लिखा जा रहा है इसमें, ईच मेटल रिक्वायर्ड ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है, सभी मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है। दैट इज नॉन एज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, द नीडेड और द मिनिमम फ्रिक्वेंसी आर नीडेड। सभी मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए। देखो बात समझो आप, सभी मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक जैसा तो न्यूक्लियर चार्ज फेस कर नहीं रहे। क्या सभी एटम जो हैं सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा है? नहीं है, एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। दैट मीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग हो जाएगा, तो अट्रैक्शन अलग अलग होगा। तो सभी के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए एक जैसी लाइट की जरूरत नहीं होती, सबका अलग अलग फ्रिक्वेंसी चाहिए। ईच मेटल रिक्वायर्ड ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी of radiation that is known as the threshold frequency nu zero below which photoelectric effect is not observed। इससे नीचे अगर होगा, जैसे सभी को पास होने के लिए 33% चाहिए, उससे कम होगा तो आप पास नहीं होंगे। ऐसे हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। उससे कम फ्रिक्वेंसी की अगर रेडिएशंस आएंगी तो फिर वो क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू, अगर क्या हो जाता है, कभी कभी आपने क्या किया कि जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है तो उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की अगर आपने रेडिएशंस डाल दी उसमें, तो क्या होगा, वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप सपोज दैट आपसे कहा गया है कि स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% चाहिए, अब उसके अगर 90% बन रहा है तो उसकी एबिलिटी को शो करेगा। ऐसे ही एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए, इसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस आ रही हैं तो फिर वो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी में चली जाएंगे, ठीक है। तो जो एच न्यू है वो तो एच न्यू जीरो तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही हमारा, इससे जो ज़्यादा होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्पीडली वर्क करेगा, है ना। और जो सोलर डिवाइस है वो जल्दी से चार्ज होगी, या आप डायरेक्ट सोलर बैटरी से पंखा चला रहे हैं तो बहुत तेज चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट हो सकें। इसके बाद बात करेंगे, इसमें भी वीडियो ऑन बोर मॉडल आपको हम डाल चुके हैं। बोर मॉडल का आपके पास वीडियो ऑलरेडी है, उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो उसको देखिए। इसके बाद देखिए बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल ये आपने पुराना, आप फैमिलियर हैं, इसको सुना हुआ है आपने जूनियर क्लासेस में भी। मेन पोस्टुलेट्स क्या है, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। क्या होता है इसमें कि अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ आर देयर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल और सेल कहते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिट, स्टार्टिंग में जो रहते हैं, पहला ऑर्बिट है वो छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, तीसरा बड़ा होगा। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, क्वांटाइज नंबर होता है एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू। एनर्जी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये मेन पोस्टुलेट्स हो गए हमारे बोर मॉडल के, बोर एटॉमिक थ्योरी के। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है। क्या लिखा है, ई एन, दैट मीन एनर्जी है -2.118 10⁻18 जेड स्क्वायर, दैट मीन इसका एटॉमिक नंबर है, जे जूल यूनिट हो गई, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल हो गया। कैलकुलेट ऑफ रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, आर एन, किस सेल की रेडियाई देख रहे हैं आप,
सेकंड सेल या फर्स्ट सेल या थर्ड सेल जो अभी आपने देखे थे सर्कुलर पाथ 52.9 और क्या दिया हुआ एन स्क्वायर, किस सेल की देख रहे हैं जेड, दैट मीन एटॉमिक नंबर है उसका, किस एटम की रेडियस आप चेक कर रहे हैं, किस सेल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ सेल हैं उसमें, और पीएम उसकी पिकोमीटर उसकी यूनिट हो जाएगी, लेंथ है ना अपनी, तो इसलिए रेडियाई की यूनिट हो जाएगी, ये दिया हुआ है। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो पढ़ेंगे आप हमें लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट फुंड जो सीरीज होती है उनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। बोर मॉडल वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जैसे सिंपलेस्ट को तो समझा पाया, ठीक है, और उसके बाद बड़े जो एटम हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उनका एक्सप्लेनेशन संभव नहीं हो पाया। बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द जी मैन इफेक्ट एंड स्टार्क रिपेयर, आप देखोगे पढ़ेंगे हम आगे जा करके कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं जब वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से जाती हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, इनको क्या जीमान और स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल के द्वारा नहीं किया जा सका था। सक्सेस ऑफ द बोर मॉडल, बोर मॉडल कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में समझा पाया बोर मॉडल। इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, एक किसी भी ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी का एक्सप्लेनेशन कर पाया। इट कुड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझा पाया। रिकैप्चुलेशन, चूँकि ये पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिकैप्चुलेशन में बात करें, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा हम लोगों ने इसमें, ठीक है। और अभी असाइनमेंट की बात करें तो आपके लिए असाइनमेंट ये है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, राइट द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, राइट द सक्सेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, व्हाट द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम, सो दैट द आपको ये क्वेश्चन आपके लिए और दे रखा है तो आप इसको, ये आपके लिए असाइनमेंट है, दैट मीन ये होमवर्क हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, देखिए अभी आप 11th है तो हम नहीं चाहेंगे कि बड़ी बड़ी क्लासेस आपकी कंटिन्यू, क्योंकि वीडियो भी अभी हम इसके साथ भेजेंगे तो ये 30 मिनट के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, इस कोविड के एरा में आप अपने आप को सुरक्षित रखे हुए होंगे, एक साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ आप लाइफ को जी रहे होंगे, शासन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, अनावश्यक, देखिए अगर आप समझिए कि आपकी पढ़ाई के साथ भी अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है तो ये देखिए अब आप उसके बाद फालतू घूमते रहें बाहर, है ना, स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है आपको, इसलिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकें, इस समस्या से आप अपने आप को बचा के रख सकें, अपने परिवार के लोगों को बचा के रख सकें, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने समाज के लोगों का, मोहल्ले के लोगों का, गांव के लोगों का ध्यान रखिए, वैज्ञानिक ढंग से उन्हें अपनी बात को समझाइए, लोगों से 2 गज की दूरी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबसे अनुरोध किया हुआ है, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, दूरी रखिए, ठीक है। अपने हाथों को बार बार आप मुंह में बिल्कुल कतई नहीं ले जाइए, उनको आप साफ़ करिए साबुन से, ठीक है। सैनिटाइज़र जहां जरूर अगर नहीं हो पा रहा हो तो वहां सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर हो सके तो हम एज ए केमिस्ट्री टीचर आपसे यही कहेंगे सैनिटाइज़र को ज़्यादा यूज़ ना करके आप साबुन का इस्तेमाल करिए, है ना, जब संभव हो तो आप साबुन से ही हाथ धोइए, और जब कहीं ऐसी समस्या हो तो वो बात अलग है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसको आप देखिएगा, और आपको अभी वीडियो अपलोड करेंगे, इसके बाद आपका होमवर्क जो है वो आप हमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ